नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट वीकली प्रोग्राम इकोनॉमिकम का, अर्थात की नई किस्त के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, अर्थात का विषय आपको बताया जाए, पर्दा उससे उठाया जाए, उससे पहले आपको बताएं आज शो में क्या क्या खास होगा। तो शुरुआत अर्थात से होगी। अर्थात का विषय इस बार का बड़ा समसामयिक है, बड़ा रोचक है। ये आप जानेंगे, समझेंगे। अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर आपके सवाल जवाब होंगे। दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल आए हैं इसमें। आप ये मान के चलिए कि पूरे अर्थात का रस छुपा हुआ है। ऐसे सवाल भेजे हैं हमारे दर्शकों ने, वो सवाल हम आपको बताएंगे, उनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे। इसके बाद आपकी इनकम की बात। इनकम की बात बड़ी रोचक है। अब तक आपकी इनकम की बात ऐसे किसी इकोनॉमिकम में नहीं हुई है, तो आज इनकम की बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, देखिएगा। इनकम की बात के बाद किस्सों के सिक्के से उठेगा पर्दा। झलक दिखेगी आपको किस्सों के सिक्के की, और आप जानेंगे कि इतिहास का कौन सा पन्ना इस बार अंशुमान जी ने पलटा और आपके लिए बुन दिया है एक खास रोचक किस्सों का सिक्का। और चलते चलते एक खास वेब सीरीज जो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, जो उनकी छुट्टियां भी शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अगर आप काम पर हैं तो भी आज आपकी छुट्टी होगी, संडे है, तो आप कौन सी वेब सीरीज देख सकते हैं, ये हम आपको चलते चलते आज इकोनॉमिकम में बताएंगे। चलिए आप शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले बात अर्थात की। तो अर्थात में आज का जो विषय है वो जीडीपी का आंकड़ा है। जीडीपी का आंकड़ा क्यों है? आपके पास आया होगा, अभी 15 दिन पहले जीडीपी के आंकड़े आए सरकार की तरफ से, और पता चला कि पिछले वित्त वर्ष में, यानी कि जो वित्त वर्ष 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ है, उस वित्त वर्ष में हमारा देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी हमारे देश की, वो 7.2% रही। 7.2%। बहुत खुशी हुई, बहुत बधाइयाँ दी गई, बहुत तालियां बजी। क्यों बजी? क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी। कहा गया भाई इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद तो ये थी कि 4.4% जीडीपी ग्रोथ रहेगी चौथी तिमाही में, लेकिन ये तो उछल गई, ये तो 6% से भी ऊपर निकल गई। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये जीडीपी के आंकड़े तैयार हो रहे थे तो बाजार में कुछ और चल रहा था, जो बिल्कुल इन जीडीपी के आंकड़ों से इतर था, तितर था, बितर था। जीडीपी के आंकड़े कैसे समझे जाएं? जीडीपी के आंकड़े क्या सही पिक्चर दिखा रहे थे? क्या जीडीपी के आंकड़ों के भीतर का सच है? आगे जीडीपी की कैसी तस्वीर दिखती है? आपके मन में जीडीपी से आने वाला, से जुड़ा हर सवाल आज अर्थात अपना जवाब लेकर आया है। आपके हर सवाल का उससे जुड़ा जीडीपी के आंकड़े आप सुन चुके, अब समझते हैं। शुरुआत अंशुमान जी आज कर रहे हैं पुराने ग्रीस की एक कहानी के साथ, जो उनका चिरपरिचित अंदाज है। सर, क्या हुआ वहाँ? धन्यवाद शुभम। इकोनॉमिकम के संस्करण में आपका स्वागत है। जीडीपी के आंकड़े इस बार आए, जैसे आंकड़े इसलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण थे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड वाली मंदी और मंदी से उबरने, यानी मंदी और उसकी रिकवरी का एक पूरा समय चक्र पूरा हो गया। वो 2 साल पूरे हो गए जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पहले कोविड के कारण मंदी के गड्ढे में गिरी थी और वहां से उभर कर सामने आ गई। तमाम शब्द, पेंट अप डिमांड, रिकवरी, अर्थव्यवस्था की वापसी, ये तमाम शब्द आपने पिछले 1 साल में सुने होंगे। उन सबका ये आखिरी साल था और इस आखिरी साल में 7.2% की आर्थिक विकास दर दिखाई दी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर सामान्य है। हालांकि अगर आप तुलना में देखें तो दुनिया की छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकास दर के सबसे तेज, धीमी, इस तरीके के आकलन आते हैं। पर महत्वपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की आर्थिक विकास दर सामान्य विकास दर है, क्योंकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को इससे ज़्यादा विकास दर चाहिए। लेकिन 7.2% की या 7% की आर्थिक विकास दर और चौथी तिमाही में जिसमें रिकॉर्ड ग्रोथ रेट दिखाई दी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी हुई, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। और इसके बाद भारतीय जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था अब एक दूसरी दिशा में चल रही है। वो दिशा क्या है? मंदी खत्म हुई, कोविड का असर खत्म हुआ, अर्थव्यवस्था की रिकवरी का अध्याय पूरा हुआ। ऐसा समझें कि एक आदमी था जो गड्ढे में गिर गया, उसने पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। चढ़ते चढ़ते अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा खपाकर वो अचानक गड्ढे से निकलकर अंततः बाहर आकर खड़ा हो गया। अब बाहर जहाँ से खड़ा है वहाँ से वो मैदान पर चलेगा या ऊपर चढ़ेगा, ये देखना होगा। और इस मेटाफर की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था के जो ताजे आंकड़े आए कोविड के बाद, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूरे ढांचे में, पूरी व्यवस्था में कैसे एक महामारी सारी चीज़ें बदल देती है और उसके असर लंबे रहते हैं, इसे इन जीडीपी के आंकड़ों से हम खोलकर बताने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि हम किस दिशा में खड़े हुए हैं। पर किस्सा हम शुरू करते हैं एक पुराने ग्रीस के किस्से से। ग्रीस में पुराने जब चिंतक और विचारक बैठते थे तो वो
उनके हंसी मजाक के तौर तरीके भी बड़े बौद्धिक होते थे, दार्शनिक बैठते थे और उनकी मजाकिया बहसें जो होती थी उनका एक अपना दूसरे तरीके का मिजाज होता था। भारत में भी पुराने समय में समस्या पूर्ति जैसी परंपराएं रही हैं, जिसमें कवि बैठते थे और उनको एक लाइन की समस्या दी जाती थी जिस पर वो कविताएँ बनाते थे और वो कविताएँ सुनाते थे और उससे उनकी आशु कविता की क्षमता की परीक्षा होती थी। तो ग्रीस में पुराने दार्शनिक बैठते थे तो वो एक दूसरे के लिए पहेलियाँ पूछते थे, पैराडॉक्सेस की पहेलियाँ पूछते थे। तो ऐसे ही एक ग्रीक में एक बैठकी लगी थी किसी ग्रीक के चौराहे पर, तो एक चिंतक उठा और बोला कि मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो और उसका जवाब दो। चिंतक ने कहा, जो दार्शनिक था उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, अब तो मुझे ये बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अब बड़ी दुविधा, बैठे हुए सारे चिंतकों को लगा कि अगर ये व्यक्ति सच बोल रहा है तो ये बयान गलत है कि हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि कभी कभी तो सच बोलता ही है, क्योंकि अगर ये सच बोल रहा है तो उसका ये बयान ही गलत है कि हमेशा झूठ बोलता है। और अगर उसका बयान झूठा है तो फिर वो कभी कभी सच बोलता है, उसके बयान का खंडन है। दोनों ही परिस्थितियों में उसके बयान का कोई एक दिशा में अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। ग्रीक लोग इसे लायर्स पैराडॉक्स कहते थे, लायर का पैराडॉक्स कहते थे, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, उसका यह बयान सच है या झूठ यह तय करना मुश्किल है, वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इस तरीके के दिलचस्प पैराडॉक्स पर, अंतर विरोध पर ग्रीस में लंबी बहसें होती थीं, चर्चाएं होती थीं और इन्हें समझने में काफ़ी समय लगाया जाता था कि इसे इस विचार से देखा जाए, इस तरफ से देखा जाए, कौन सी परिस्थितियाँ बनती थी। इस तरीके के तमाम पैराडॉक्सेस ग्रीक के दार्शनिकों की चर्चाओं में आते थे। भारत के जीडीपी के ताजे आंकड़े को आप देखें तो इसमें आपको कुछ इसी तरीके का पैराडॉक्स दिखता है, इसी तरीके का अंतर विरोध दिखता है। और इन पैराडॉक्सेस की रोशनी में जब आप अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं तो आपको समझना मुश्किल होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ की पटरी पर वापस लौट रही है या कहीं कुछ दूसरी दिशा में जा रही है। ग्रोथ है या एक किस्म की डीग्रोथ है, ये ग्रोथ है तो इसका विस्तार क्या है। और इस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले एक साल की तस्वीर काफ़ी हद तक पेचीदा और उलझ जाती है। अब जैसे बड़े आंकड़े पकड़ें, जो पैराडॉक्स है, हम आपको हम उसे पकड़ने की कोशिश करें। जैसे बड़े आंकड़े देखें, भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2023 में, मतलब 2022-23 में 7.2% रही, जो रिजर्व बैंक के अनुमानों से तो ज़्यादा थी, लेकिन पिछले साल की आर्थिक विकास दर से कम थी, 9.1% थी। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे हटकर पिछले साल का आंकड़ा देख लें तो आपको लगेगा कि पिछले साल तुम ज़्यादा तेज रिकवर कर रहे थे, तो इस साल रिकवरी कमज़ोर पड़ी, तेज नहीं हुई। हालांकि इसमें बेस इफेक्ट और बहुत सारे आंकड़े बहुत हैं। अब पिछले साल की विकास दर कोविड वाली मंदी के कारण जो ऊंची दिखी, ये कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि इस विकास दर से भारत की रफ्तार टूट गई या बढ़ी, क्योंकि अगर सालाना आधार पर देखें तो ये फर्क आपको दिखाई देता है। अब इस वित्त वर्ष में और भारत का जो अगला वित्त वर्ष है, जिसके बाद भारत का चुनावी वर्ष है, तो इसके बाद भारत की आर्थिक विकास दर 6% के आसपास रहनी है, या जो आकलन सब जगह से आ रहे हैं 5.5-6% के आसपास रहनी है। तो इस तेज विकास दर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंचाई की तरफ जाएगी या यहाँ से ढलान शुरू होने वाली है। और अगर आपने बहुत तेज विकास दर हासिल की है तो क्या उसके बाद अब आगे 7.5-8% की विकास दर है? और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है? जब रिकवरी की प्रोसेस शुरू हुई और हमें मानते हैं कि कोविड की मंदी से अर्थव्यवस्था ने उभरना शुरू किया, तो ये रिकवरी की प्रोसेस और आगे बढ़नी चाहिए। तो फिर ऐसा क्या होने वाला है कि वही सारे लोग जो 22-23 की विकास दर के 7.2% रहने पर, हालांकि पिछले साल से कम रहने पर, बट रिजर्व बैंक के अनुमान से बेहतर रहने पर तारीफ कर रहे थे, वही सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला साल थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, 5.5-6% के आसपास की आर्थिक विकास दर रहेगी। तो ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात? और वो जो कह रहे हैं उसके तथ्य, उसके आंकड़े भी इसी साल की आर्थिक विकास दर के भीतर छिपे हुए हैं। अब दूसरी तरफ देखिए आप कि कुछ और आंकड़े इसके भीतर हैं जिन्हें देखें तो उसके बाद भारत की ग्रोथ को लेकर, विकास को लेकर हमारी थोड़ी समझ और ज़्यादा बदल जाती है इस साल की आर्थिक विकास दर के आंकड़ों को लेकर। आपने 22-23 की आर्थिक विकास दर पे, जीडीपी के आंकड़ों पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जिनकी रुचि है या जानकारी की होगी, पर इस तरह से शायद आपने इन आंकड़ों को नहीं देखा होगा जिस तरह से हम इन आंकड़ों के भीतर जाकर आपको कुछ नए तथ्य लेकर सामने बताने की कोशिश करते हैं। जब आप उन आंकड़ों को देखें तो आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। जीडीपी बता कुछ और रहा है और अंदर कुछ और दिख रहा है, हो कुछ और रहा है, जीडीपी के आंकड़े में कुछ और दिखता है। तो जो
जिसको सिमोन कुजनेस ने जीडीपी का आविष्कार किया था और इसको बहुत सारे लोग मजाक में वन आइड मॉन्स्टर कहते हैं, एक आंख वाला राक्षस कहते हैं। तो ये जो जीडीपी जो एक आंख वाला राक्षस है, ये अपने भीतर का ही सच नहीं देख पा रहा है। इसकी आंख में जो आपको सच दिख रहा है, इसके भीतर के सच का बिल्कुल उल्टा है। अब ये आंकड़े हमें जीडीपी की एक दूसरी यात्रा की तरफ ले जाते हैं। ये परिस्थिति शुभम ने 2020 से पहले नहीं देखी थी। 2020 से पहले का जो परिदृश्य था, कोविड से पहले का भारतीय जीडीपी का, उससे अब जब हम पूरी मंदी के असर और मंदी की रिकवरी का असर पार करके सामने फ्लैट मैदान पर आकर खड़े हो गए, जहां से हमें अपनी गति फिर शुरू करनी, तो वो कैसे शुरुआत हो रही है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा एक आंख वाला राक्षस अपने अंदर ही भीतर ही नहीं देख पा रहा था, सच कुछ और था। तो कौन से वो आंकड़े थे, कौन सी वो खबरें थी, कौन सी वो घटनाएं थी जब ये घट रही थी और दूसरी तरफ सरकारी मंत्रालयों में ये जीडीपी के आंकड़े तैयार हो रहे थे? हाँ, 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिस महीने या जिस हफ्ते के दौरान ये जीडीपी के आंकड़े आपके सामने आए। इनकी तैयारी जनवरी, फरवरी, मार्च से शुरू ही होगी, तब आंकड़े बनना शुरू हुए और इससे पहले भी तिमाही आधार पर आंकड़े आ रहे थे। उस समय 2-3 बड़े घटनाक्रम हमारे आसपास थे जिसकी सुर्खियां लगातार आपको घेर रही थी। हम भी अपने कार्यक्रमों में, मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिकम में, उन सुर्खियों से आपको वाकिफ करा रहे थे, बता रहे थे और उनका मतलब समझा रहे थे। पहली सबसे बड़ी चीज़ ये कि भारत में उस महीने या उस तिमाही में या उस साल, पहले तो तिमाही लें और साल लें, साल की 7.2% विकास दर और तिमाही की रिकॉर्ड विकास दर। जिस तिमाही में ये मूल्यांकन आया कि भारत की आर्थिक विकास दर ने अपने अनुमानों को पार किया है, उस तिमाही में भारत की उम्मीदों का मूल्यांकन घट गया था। उम्मीदों के मूल्यांकन की हम बात क्यों कह रहे हैं, इसे उम्मीदों का मूल्यांकन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते 1 साल में भारत में सारे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में कटौती हुई। भारत का जो पूरा स्टार्टअप समुदाय है, छोटे बड़े तमाम स्टार्टअप समुदाय हैं, उस समुदाय को कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले फंडिंग में 75% की कटौती हुई। अब पैराडॉक्स देखिए कि उस तिमाही, जिस तिमाही भारत की आर्थिक विकास दर ने हमें चौंकाया, उस तिमाही भारत के स्टार्टअप के वैल्यूएशंस में सबसे तेज कटौती हमें दिखाई दी, सबसे ज़्यादा तेज कटौती हुई। वित्त वर्ष 2023 की अगर पूरी बात करें, 22-23 की बात करें, तो भारत में 10 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न नहीं रहे, यानी उनके ऊपर जो यूनिकॉर्न का बैज मिला था, उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था, वो भी उनसे छीन लिया गया क्योंकि उनका वैल्यूएशन $1 अरब से नीचे आ गया था। RNC24 की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में भारतीय स्टार्टअप के वैल्यूएशन औसतन 25% कटे, यानी जो साल भारत की विकास दर के लिए अच्छा दिख रहा था, उस दौरान 25% स्टार्टअप के वैल्यूएशन घटे। 30 मई तक के आंकड़े हमारे पास हैं जो ये बताते हैं कि बायस जूस अब $22 अरब से घटकर $8.2 अरब की कंपनी रह गई है, जो कि भारत में एजुकेशन कंजम्पशन के बाजार की सबसे बड़ी झंडा बरदार थी, सबसे बड़ी पोस्टर कंपनी थी। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक ब्लैक रॉक ने बायजूस का मूल्यांकन 2 बार घटाया। ये आकलन आप देखिए, आपके सामने ये लिस्ट दिखाई दे रही है और आप देखिए पिछले 1 साल के दौरान जिस दौरान ये सारी कटौती आपको सितंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच दिखती है, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इसी मार्च में, यानी पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में, इस चार्ट को हम थोड़ी देर रोकेंगे, जिसमें विकास दर की हमें वापसी दिखाई देती है, उस तिमाही में ओला का वैल्यूएशन $6 अरब कम हुआ। कंपनी ने $4.5 अरब से ज़्यादा के घाटे की सूचना दी। जोमेटो का वैल्यूएशन करीब $2.8 अरब कम हुआ। फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $2 अरब कट हुआ। स्विगी का वैल्यूएशन 2022 में $10 अरब था, वो घट के $5.5 अरब के ऊपर आ गया। फार्मिजी, पाइन लैब, ओयो, सभी प्रमुख स्टार्टअप्स को जो इंडियन मार्केट के कंजम्पशन स्टोरी थे, जो कंजम्पशन के आधार पर आधारित थे, उन सब के वैल्यूएशन में कमी आई। जिन्होंने अपने वैल्यूएशन गंवाए, जिनमें निवेशकों का भरोसा कम हुआ, जिनका मूल्यांकन कम हुआ, वो भारतीय बाजार में उपभोक्ता सफलताओं की कहानियां ही सुना रहे थे। वही बता रहे थे कि भारत के लोग अब ओला से चलेंगे, जोमेटो से खाना ऑर्डर करेंगे, फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करेंगे और भारत का कंजम्पशन मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, ई कॉमर्स तेज़ी से बढ़ेगा। अब यह समझना मुश्किल है, सवाल मैं खुद से पूछने की कोशिश कर रहा था शुभम, इन वैल्यूएशन के आंकड़ों को जीडीपी के आंकड़ों के पैरेलल रखने पर, जब हम जीडीपी के आंकड़े देखते हैं और उनको देखते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये वैल्यूएशन की कटौती के आंकड़े कौन सा जीडीपी बता रहे हैं हमें। ये वो कौन सा जीडीपी है जहां पर जिन कंपनियों के आधार पर भारत में मांग बढ़ने की संभावना है, उन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को ही भरोसा नहीं है कि ये कंपनियां उतनी कमाई कर सकेंगी या इनके कारोबार बढ़ सकेंगे। इसलिए ठीक उस तिमाही में, जिस तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ती है, उसी तिमाही में इनके वैल्यूएशंस कट होते चले जाते हैं और गिरते चले जाते हैं। इसीलिए वो वजह है कि
इस साल मई तक करीब 27,000 कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है इन उद्योगों में। तो ये ग्रोथ का एक चेहरा था और बेरोजगारी का यहाँ दूसरा चेहरा था। ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, वैंगार्ड, सॉफ्ट बैंक, इनके तमाम अधिकारी भारत के सरकार के अधिकारियों से मिलते हैं, हमसे और आपसे ज़्यादा डेटा समझते हैं, पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन उन्हें ये जीडीपी से जुड़ी संभावनाएं इस तिमाही में क्यों समझ में नहीं आई, जो संभावना हमें सीएसओ के आंकड़े में या जीडीपी के आंकड़े में दिखाई दी। यह पहला बिंदु था। सर, ऐसी ही कुछ तस्वीर कंपनियों की बैलेंस शीट में दिख रही है जो लिस्टेड हैं। अब आप दूसरी लिस्टेड कंपनियों की बैलेंस शीट देखिए, वही बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। जीडीपी के आंकड़े के पीछे जाकर में दिखाई देता है पिछले साल की चौथी तिमाही जिसमें 6.1% की विकास दर रही, जिसने हमें चौंकाया, 6.1% की विकास दर ने, उस तिमाही में कंपनियों के नतीजे बिल्कुल दूसरे थे। उस क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स देखें, हम क्वार्टर आधार पर देखें कंपनियों के नतीजे, कंपनियां ही तो उत्पादक हैं, कंपनियों का उत्पादन जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है, कंपनियों के उत्पादन से ही रोजगार आते हैं, निवेश आता है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में बताया कि तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में कंपनियों की जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट थी वो 22.8% से घटकर 10 से 12% रह गई। यानी इससे पहले वाली जो दिसंबर वाली तिमाही थी, उस तिमाही में कंपनियों के रेवेन्यू बढ़ रहे थे 22% की रफ्तार से, पर जनवरी, फरवरी, मार्च की तिमाही में वो घट के 10 से 12% पर आ गए, यानी 50% के आसपास उनके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट घट गई। अगर फिनांस और बैंकिंग कंपनियों को आप अलग कर दें, जिनको इस तरीके की गणनाओं में अलग रखा जाता है, तो शेयर बाजार में सूचीबद्ध 907 प्रमुख कंपनियों के मुनाफे बढ़ने की दर पिछले साल 2022-23 में केवल 4.6% रही। ओवरऑल पूरी ग्रोथ मुनाफे बढ़ने की रही। और कितना सरप्राइज डाइवर्जेंस है इस ग्रोथ में कि इससे ठीक पहले के साल में 60% मुनाफे बढ़े थे और उससे पहले के साल में तो 89% मुनाफे बढ़े थे। एक बहुत तेज स्टीप गिरावट हमें इस साल कंपनियों के औसत मुनाफों में दिखाई देती है। कारण यह है कि कंपनियों ने काफ़ी ऊंचे मार्जिन कमाए थे पिछले 2 साल में, जो टूट गए। ब्याज दरें बढ़ने के कारण उनकी कर्ज चुकाने की लागत बढ़ी, उन्होंने ब्याज दरों में भुगतान में लागत बढ़ाई। कच्चे माल की महंगाई के कारण उनकी बैलेंस शीट्स के ऊपर, उनके मार्जिन के ऊपर असर पड़ा और इसका असर हमें पूरी हायरिंग में, पूरे उद्योग के रोजगार और नौकरियों में दिखाई देता है। ये उसी तिमाही का आंकड़ा है। अब इसे और थोड़ा भीतर से समझिए, आपको लगता है कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बड़ी कंपनियां, स्टील कंपनियां भी, कार कंपनियां भी, आपके पास कार की बिक्री बढ़ने के, बाकी चीज़ों की बिक्री बढ़ने के आंकड़े आते हैं। हम थोड़ा और करीब पहुंचते हैं, जो ऐसे आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे आपकी जेब के करीब है, जिसे हम रोज़ जाकर, जिस अर्थव्यवस्था को हम रोज़ महसूस करते हैं, जिसे उठाकर हम अपने रिटेल स्टोर की या रिटेल मार्केट के शेल्फ से जिस इकॉनमी को उठाकर हम अपने शॉपिंग बैग में रखते हैं, जिसे हम अपने ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जिसे हम फील करते हैं, उसे देखें कंज्यूमर उत्पादों की, उपभोक्ता उत्पादों की, एफएमसीजी की, क्योंकि उन्हीं की मांग के साथ हमें नाप सकते हैं कि देश की खपत में कैसी बढ़ोतरी हो रही। जनवरी से मार्च के दौरान इन कंपनियों ने उत्पादों में कीमतों के आधार पर, वैल्यू के आधार पर 10.2% की बढ़ोतरी दर्ज की। यानी वैल्यू वाइज इनका टर्नओवर, चूंकि उत्पादों की कीमतें बढ़ी तो उनमें बढ़ोतरी दिखाई दी, मगर बिक्री के आधार पर अगर आप देखें तो ये बढ़ोतरी केवल 3.1% थी। यानी इनका जो वॉल्यूम था वो केवल 3% बढ़ा, पर इनका वैल्यू, यानी ये कंपनी अगर साबुन बनाती थी तो साबुन से होने वाली कमाई उस साबुन की कीमत बढ़ने के कारण तो बढ़ गई, पर साबुनों की टिकियां बढ़ने की संख्या केवल का जो आकार बढ़ने का, उस मार्केट के आकार बढ़ने की थी, वो उसमें बढ़ोतरी केवल 3% रही। बीते पूरे साल में पहले 3 महीने थे जब उपभोक्ता सामानों की कंपनियों में की बिक्री में वॉल्यूम बेस्ड बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी नहीं, तो इससे पहले के पूरे 9 महीनों में इसमें कमी हमें दिखाई देती थी। अब इस आंकड़े को जब भीतर जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर कंपनियों की कमाई खपत से नहीं बढ़ी, बल्कि कीमतें बढ़ने से नजर आई। एक आंकड़ा आपके सामने, इसे देखिए, एफएमसीजी ग्रोथ का, सेल्स का। बेवरेजेस की ग्रोथ देखिए, कमोडिटी की ग्रोथ देखिए, पैकेज फूड की ग्रोथ देखिए, होम केयर की ग्रोथ देखिए और पर्सनल केयर की ग्रोथ देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी और ईयर के आधार पर भी। तो आपको दिखाई देगा कि 14% की ग्रोथ के बाद 23 में 22 के मुकाबले ग्रोथ 7.8% सेल्स की ग्रोथ दिखाई देती। ये दूसरा पैराडॉक्स है या दूसरा अंतर्विरोध है जो जीडीपी के आंकड़े से झांककर हमें दिखाई देता। क्रिसिल के आंकड़े हम पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023 में आमतौर पर ज़्यादातर उद्योगों ने, ये दिलचस्प बात है कि आमतौर पर ज़्यादातर उद्योगों ने कोविड से पहले की जो आर्थिक उत्पादन विकास दर थी उसके करीब पहुंचने की कोशिश की। यानी भारत की अर्थव्यवस्था गड्ढे से पूरी तरह उबर गई। आप ये मान सकते हैं कि कोविड के दौरान जो नुकसान आया था उस गड्ढे से उबर कर अर्थव्यवस्था बाहर आ गई। तब की तुलना में अगर आप उत्पादन के आंकड़े देखें तो हमें उसमें बढ़त दिखाई देती है।
हालांकि कोविड से पहले की मंजिल की तक पहुंचने की बराबरी अभी तक नहीं उपलब्ध है। ये चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट बताता है कि कौन से उद्योग ने प्री पैंडेमिक लेवल में कहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है। तो आप कंस्ट्रक्शन देखें करीब 19%, मैन्युफैक्चरिंग करीब 15%, मतलब माइनस में कोई नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 14%, यूटिलिटीज़ 14%, एग्री और 8%, 12%। ये लेवल है ओवरऑल जीवीए जो है वो भारत का प्री पैंडेमिक लेवल से कैचअप कर रहा है। यानी हम 22-23 में उन सारे नुकसानों से उभर कर बाहर आकर खड़े हो गए। ये अच्छी बात थी, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हमें डिमांड में, खपत में, कंपनियों के नतीजों में नहीं दिखाई दी। बिल्कुल सर, अगर ये सच जीडीपी के आंकड़े पकड़ नहीं पाए तो फिर असली तस्वीर समझी कैसे जाए? हाँ, अब ये सच जो जीडीपी के आंकड़ों में नहीं दिखता, तिमाही आंकड़ों में आमतौर पर जीडीपी के आंकड़े भारत में संशोधित होते हैं, पुनर्संशोधित होते हैं, 2-3 बार एडवांस एस्टीमेट आते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड एस्टीमेट आता है। तो हो सकता है आने वाले समय में संशोधित आंकड़ों में हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखाई दे। लेकिन सच कहाँ दिखता है ये भी इन आंकड़ों से हम पढ़ सकते हैं। इन आंकड़ों में मोटा मोटा सच में दिखाई देता है, पर जीडीपी में ऐसा क्यों हो रहा है इसे हम आगे बताएंगे कि जीडीपी की गणना में और बाकी चीज़ों में दिक्कतें कैसे आती हैं। अब अगर जीडीपी एक मकान हो, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल हो, तो आप उसके फसाड पर, उसके फेस पर, उसकी बाहर की साज सज्जा पर रीच सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह इस पहेली को उलझाने में उलझों कि भाई जिस तिमाही में जीडीपी बढ़ता है उस तिमाही में स्टार्टअप के वैल्यूएशंस क्यों गिर जाते हैं, जिस तिमाही में जीडीपी बढ़ता है उस तिमाही में कंपनियों की सेल्स क्यों घट जाती है, तो आपको इस मकान के भीतर चलना पड़ेगा, इस मकान के भीतर जाकर देखना पड़ेगा। क्योंकि कंपनियों के मुनाफे क्यों घट रहे हैं, स्टार्टअप के वैल्यूएशंस कम क्यों हो रहे हैं, नौकरियाँ क्यों कम हो रही, इसके लिए जीडीपी का तहखाने में उतरना पड़ेगा। वो तहखाना अंदर जाकर दिखता है। अब जीडीपी को की जो आलोचना करने वाले लोग हैं, इस पर जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जो इसे सही पैमाना ना मानने वाले लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि सुमेन कुजनत का ये नमूना जो बनाया गया है, ये नमूना केवल उत्पादन की तरफ से प्रगति को नापता है, प्रोडक्शन के साइड से ग्रोथ को नापता है। इनकम बढ़ने और के साइड से इसमें बढ़ोतरी की कोई पैमाइश नहीं होती। उत्पादन कितना बढ़ा इस आधार पर जीडीपी बताया जाता है, पर आपकी इनकम कितनी बढ़ी, आपकी ज़िंदगी का जीवन स्तर कितना बढ़ा, ये जीडीपी नहीं बताता है। अब अगर हम उस साइड से देखें, खर्च की तरफ से देखें, बीते साल में भारतीयों का खपत खर्च नहीं बढ़ा। जीडीपी में तो बढ़ोतरी हुई पर भारत का कंजम्पशन स्पेंडिंग नहीं बढ़ी। चौथी तिमाही में जिस तिमाही में भारत के आर्थिक विकास दर 6.1% रही और जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने 7% की मंजिल पार कर ली, 7.2% के आसपास आ गई, वहाँ भारत में खपत की वृद्धि दर केवल 2.8% रही उस तिमाही में। ये चिंताजनक बात थी। कई सारे विश्लेषणों में ये बात उभर कर सामने भी आई, और अगर आप आंकड़े भी करीब से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। यानी कोविड से पहले के साल में जो चौथी तिमाही थी, जिस तिमाही कोविड आया था और लॉकडाउन हिट हुआ था, उसके मुकाबले सबसे कमज़ोर दर है, क्योंकि उस तिमाही में भी सबसे कमज़ोर दर हमें दिखाई दी थी। वो सबसे कमज़ोर शुरुआत थी, उसकी तुलना में सबसे कमज़ोर दर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते जो भी मांग पिछले साल में आई थी, 2022-23 के साल में, यानी पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक जो भी मांग आई थी, वो मार्च आते आते सिमट गई, वो लिमिटेड होने लगी, वो सिकुड़ गई। और यही वजह थी कि ये आंकड़े बताते हैं जीडीपी के आंकड़े अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि पहली 3 तिमाही में जितनी डिमांड या खपत हमें दिखाई दे रही थी, चौथी तिमाही में वो अचानक आकर टूट गई है। थोड़ा सा चार्ट करीब से देखना होगा। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ रेट देखें तो आपको दिखाई देगा कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही के बाद चौथी तिमाही में एकदम जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, वो गिरती है, लगातार गिरावट हो रही। जबकि हमें लग रहा था कि इस तिमाही में ये बढ़ोतरी होगी। जो लोग मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम को रेगुलर सुन रहे हैं, उन्हें पता होगा कि जब पिछले साल तीसरी तिमाही के आंकड़े आए थे और दूसरी तिमाही के आंकड़ों की चर्चा हुई थी, तो हमने कहा था कि साल की आखिरी तिमाही में उतनी खपत शायद मांग नहीं दिखाई देगी। इसकी तमाम वजह है। महंगाई इसकी एक वजह हो सकती है, आय में कमी एक वजह होती है। पूरा साल पिछले साल खपत की खर्च को लेकर, डिमांड को लेकर बहुत अच्छा, बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। खपत सिकुड़ी तो जीडीपी में जो प्राइवेट कंजम्पशन का हिस्सा था वो 2022 की तुलना में 2023 में ज़्यादा बढ़ा नहीं। 58.3% इससे पिछले साल था 21-22 में, 22-23 में वो 58.5% रहा। बहुत हमने मामूली सी बढ़ोतरी देखी। अगर आप जीडीपी की ग्रोथ में ओवरऑल बढ़ोतरी देखें तो उसकी तुलना में खपत में बढ़ोतरी नगण्य दिखाई देती है, अगर आप सालाना आधार पर देखें। अगर आप वर्तमान मूल्यों पर देखें, महंगाई के आधार पर देखें, तो हिस्सा कम ही हो गया आंकड़े में। अगर आप दोबारा चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चूंकि महंगाई कम हुई, थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई, इसलिए
वर्तमान मूल्यों पर महंगाई मिलाकर ये हिस्से में कमी आई। अब खपत न उभरने की वजह कहाँ है? वजह छिपी है कमाई के आंकड़ों में, जो जीडीपी में सीधे नज़र नहीं आते। अब इसके लिए हमें कुछ दूसरे आंकड़े देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि सिमोन कुतनेस का ये जो आविष्कार है, ये आपको कमाई के बारे में कुछ नहीं बताता, खपत के मांग के बारे में तो मैं थोड़ा सा बताता है और उत्पादन के बारे में ज़्यादा बताता है। इस साल फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आया था, आपने भी पढ़ा होगा। आर्थिक समीक्षा सबने पढ़ी, हम लोगों ने उसे विस्तार से विश्लेषित भी किया। आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया कि इस साल दिसंबर तक, 22-23 के दिसंबर तक भारत में ग्रामीण मजदूरी बढ़ने की दर बढ़ने के बजाय सिकुड़ रही थी। रूरल एरिया की जो कमाई की दर थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। मनरेगा में रोजगारों की मांग कोविड के मुकाबले तो बढ़ी, लेकिन अगर 7.2% की आर्थिक विकास दर को सामने रखा जाए तो अभी भी 10 करोड़ लोग गांव में मनरेगा के रोजगार मांगने की कतार में है। 2022 में आंकड़ा 12 करोड़ का था, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था की पर अगर आप विकास दर की गिरावट के आधार पर देखें और रिकवरी के आधार पर देखें तो मनरेगा में इतनी मांग नहीं होनी चाहिए। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब मई में हमें फिर मनरेगा में रोजगार की मांग बढ़ने के आंकड़े या मनरेगा में काम बढ़ने के आंकड़े दिखाई देते हैं। नगरीय इलाकों में, अर्बन एरिया में जो सर्विसेज बड़ी सेक्टर थी, जहाँ पर रोजगार आते थे, उनमें स्टार्टअप था, उसमें ई कॉमर्स था, उसमें सूचना तकनीक थे। यहाँ 27,000 नौकरियाँ पिछले एक साल में गईं, मझोले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक की। बीते साल की जिस तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे तेज आर्थिक विकास दर दर्ज की और कहा गया 6% की थी, उन्हीं 3 महीनों में 6,000 नौकरियां खत्म हुई। ये ले ऑफ का आंकड़ा देखिए आप। स्टार्टअप ले ऑफ जो 2023 के पहले 4 महीनों में होते हैं, जनवरी से अप्रैल के बीच में, ये वो आंकड़ा है, ये बताता है। और सारी बड़ी कंपनियों के नाम, जिनके नाम हम नहीं भी जानते, यहाँ से नौकरियाँ निकाली गई, ये आंकड़ा आपके सामने दिखाई देता है। अब इन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी पहेली है, जो उलझन है शुभम, वो ये है कि जो मांग में रिकवरी हमें दिखाई देती है, जो डिमांड में रिकवरी दिखती है, जो मांग हमें दिखाई दे रही है, वो दरअसल बहुत ऊपर के आय वर्ग की, उच्च आय वर्ग की है। इंडिया रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया, जिसे हमारे लिए समझना पकड़ना ज़रूरी है कि मौजूदा खपत और मांग में बढ़ोतरी जिसके आधार पर जीडीपी बढ़ा हुआ दिखता है, वो उन्हीं उत्पाद और सेवाओं में केंद्रित है जहाँ ऊँची कमाई वाले लोग खर्च करते हैं। जैसे अगर आप शहर में रहते हैं या शहर से राबिता रखते हैं, आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसे महसूस करने के लिए आपको किसी इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज भारत में 50% की जीडीपी में हिस्सा रखते हैं। विमान यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड लेवल पर है। अगर आप हवाई अड्डों पर जाएं तो आपको आसानी से टिकट्स नहीं मिलेंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन टिकट्स महंगी हैं, जहाज़ों में भीड़ ज़्यादा है, हवाई अड्डों पर चेक इन के लिए लंबी कतारें लगती हैं। बैंकों से कर्ज लेने वाले लोग या बाकी बैंकिंग सेवाओं की डिमांड बढ़ी है, पर बैंकिंग सेवाओं से कर्ज का इस्तेमाल करने वालों की संख्या आबादी में बहुत छोटी है। लेकिन अगर आप निर्यात देखें या बाकी चीज़ें देखें जहाँ से सीधे रोजगार और नौकरियाँ आती हैं, उनमें हमें गिरावट दिखती है। और 2023 की आखिरी तिमाही में दरअसल बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इससे पिछली तिमाही में निर्यात जितने गिरे थे उतने इस बार नहीं गिरे, और उसका फ़ायदा जीडीपी को मिला और इसलिए ग्रोथ का आंकड़ा चमक गया। हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी। ये निर्यात के आंकड़े को देखें तो आपको दिखाई देगा, इस आंकड़े से समझ में आएगा कि निर्यात ने कैसे और ज़्यादा ना गिरकर, निर्यात में गिरावट रही पर उतनी गिरावट नहीं थी जितनी पिछले साल थी। इससे जीडीपी की ग्रोथ आखिरी तिमाही में बेहतर हुई। लेकिन पिछले बीते एक साल में हवाई यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। निश्चित तौर पर यह सही बात है, और भारत में गो फर्स्ट एयरलाइंस के बैंक्रप्सी के बाद तो हवाई यात्रियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ी है और ज़्यादा चुनौतियां दिख रही हैं हवाई यात्रियों की डिमांड पूरी करने में। महंगी कारें खूब बिकी, उनके आंकड़े हमारे सामने हैं। स्मार्टफोन खूब बिक रहे हैं बाजार में, लग्जरी गारमेंट्स खूब बिक रहे हैं बाजार में, विदेश यात्राएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन कंपनियों के नतीजों के भीतर जब आप उतर कर देखें तो आपको वो मांग लौटती नहीं दिखाई देती जिसके दम पर भारत मध्य वर्ग की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला था। वो मांग कौन सी है? वो मांग है सस्ते स्मार्टफोन्स की, वो मांग है एफएमसीजी की, वो मांग है जीवन को बेहतर करने वाले उत्पादों की, वो मांग है छोटी कारों की इस तरीके के उत्पादों की। ये खपत का वो सच है जो हमें जीडीपी के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता नहीं दिखाई देता, पर बाकी आंकड़ों में हमें दिखाई देता है। हम आगे इसको और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सर, फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तस्वीर को दिखा रहे हैं, कौन सी तस्वीर उभर रही है इन आंकड़ों की रोशनी में अगर देखी जाए? यहाँ से जो हमने शुरुआत में कहा कि 22-23 का जीडीपी एक किस्म का टर्निंग पॉइंट जीडीपी है, एक किस्म का
का प्रस्थान बिंदु है भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी की दृष्टि से, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने इस पर विस्तार से इकोनॉमिकम में चर्चा की। हाँ, वैसे तो हमेशा साल भर में जीडीपी के आकलन बार बार आते हैं, तिमाही आधार पर भी आंकड़े आते हैं, पर ये प्रस्थान बिंदु है भारत की अर्थव्यवस्था का को समझने के लिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था में खपत, मांग, रोजगार, नौकरियों का जो बुनियादी रसायन था, जो रसायन कोविड से पहले था, उसमें बड़े बदलाव हमें होते दिखाई दे रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई दे रहा है। और अब आप ये देखिए कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव को हमें भले ही ना खुली आंखों से दिख रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा संभावनाओं वाला, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला, सबसे ज़्यादा उम्मीदों वाला क्षेत्र है, उसमें स्टार्टअप के निवेशक इसे करीब से समझ रहे हैं। और इसलिए वो भारतीय आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को देखने के बाद भी अपनी कंपनियों के, जिनमें उन्होंने पहले पूंजी लगाई थी और इतना बड़ा वैल्यूएशन दिया था, उनके वैल्यूएशन को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। इंडस वैली की एक एनुअल रिपोर्ट आई है जिसको ब्लूम रिपोर्ट कहा जाता है। ये रिपोर्ट हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य देती है, जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी चरित्र है वो कैसे बदला है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का जो कंजम्पशन मार्केट है वो बुरी तरह श्रिंक कर गया कोविड के बाद। जितना बड़ा कंजम्पशन का, खपत का बाजार हम कोविड से पहले देखते थे, वो सिकुड़कर बहुत छोटा रह गया। कुछ मोटे आंकड़े पकड़िए तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या। यूपीआई पर 44% ट्रांजैक्शन केवल 6.5% लोग करते हैं। केवल 6.5% यूपीआई के ट्रांजैक्शन के नंबर आपको बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन यूपीआई पर केवल 6.5% लोग जिनके मोबाइल फोन्स में यूपीआई रखा हुआ है या बैठा हुआ है, वो 44% ट्रांजैक्शन करते हैं। इस आंकड़े के भीतर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि उन 6.5% में से केवल 1 या 2% लोग ऐसे होते होंगे जो बड़े ट्रांजैक्शन करते होंगे, नहीं तो बाकी के ट्रांजैक्शन 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के ट्रांजैक्शन हैं। जोमेटो पर मौजूद इतना बड़ा जोमेटो का डाउनलोड है, इतना बड़ा स्टार्टअप है। क्यों जोमेटो के वैल्यूएशन में कमी आई है, कट रही है, कि जोमेटो पे मौजूद केवल 5% लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में कम से कम एक बार ऑर्डर करते हैं। यानी आपके पास, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जोमेटो का ऐप है भी, तो आप उससे शायद ही उन लोगों में शामिल होंगे जो आप इससे ऑर्डर करते होंगे। यानी इतने बड़े यूनिवर्स में जोमेटो के पास केवल इतने ग्राहक हैं जिन पे वो गारंटी करके अपना वैल्यूएशन दिखा सकता है कि नियमित रूप से हमारे पास हमसे ऑर्डर करते हैं। इंडिगो का आंकड़ा ये बताता है कि भारत की 1% आबादी, केवल 1% आबादी भारत की सारी उड़ानों का इस्तेमाल करती, 45% उड़ानों का इस्तेमाल करती। तो 1% वो हैं जो रेगुलर ट्रैवलर हैं, बाकी कभी कभी जाने वाले हैं, साल में 1 बार चले गए, 2 बार चले गए। 45% एयरलाइंस कैपेसिटी का इस्तेमाल केवल 1% लोग करते हैं। भारत की 22% इनकम केवल नेशनल इनकम केवल 1% लोगों के पास है, और केवल 2.6% लोग ऐसे हैं जिनका म्यूचुअल फंड में निवेश है। ये बड़ा ढांचागत बदलाव हमें अब चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो हमने आपसे जानबूझकर इस पूरी चर्चा में के शेप रिकवरी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये शब्द बार बार सुनते सुनते घिस चुका है इसका है। पर भारत की अर्थव्यवस्था में 2022-23 के आंकड़े ने हमें, जिस अर्थव्यवस्था के बेस पर हम खड़े हैं, जहाँ पर सिर्फ लोगों की खपत, उनकी कमाई ही अर्थव्यवस्था का आधार है, वहाँ हम धीमे धीमे जितना बड़ा उपभोक्ता समूह कोविड से पहले हमारे पास मौजूद था, वो भी घटकर अब छोटा हो गया, उससे ज़्यादा और कम हो गया है। यह माना जा रहा है कि वैसे भी भारत में जो जीवन स्तर को बेहतर करने वाले सामान हैं, उनकी खपत और मांग सामान्य लोगों से कम है। आपको याद होगा, हमने मनी9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे पिछले साल किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत की कितनी बड़ी आबादी के पास बेसिक सुविधाएँ हैं, केवल मोबाइल फ़ोन, बिजली का पंखा है, बिजली का कनेक्शन है। केवल 16% लोग ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर मध्य वर्ग के थोड़ा करीब है। ये आंकड़े आप करीब से देखें, 16% हाउस होल्ड्स हैं भारत में जिनके पास टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये 3 में से कोई चीज़ें उपलब्ध हैं, तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। बहुत कम लोग इसमें शामिल हैं। इसीलिए भारतीय बाजार का, ये जो भारत में खपत के बाजार का शुभम जो बदलता हुआ पूरा चरित्र है, ये जीडीपी को लेकर हमें बहुत कंफ्यूज करता है, हमारी समझ को बड़ा उलझाता है। हम जीडीपी को उन परंपराओं के तहत से मांग और आपूर्ति की पुरानी व्यवस्थाओं की तरह से देखने वाले आए हैं। ये कुछ लार्ज पैराडॉक्स जैसी परिस्थिति है जिसमें हम जिस दुनिया में अब प्रवेश कर रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी ग्रोथ के साथ हमारी बेकारी क्यों बढ़ती है। जिस साल जब हमारी आर्थिक विकास दर बढ़ती तो उसके साथ बेकारी क्यों बढ़ने लगती है। अगर जीडीपी में तरक्की होती है तो गांव में कमाई क्यों नहीं बढ़ती, सस्ते मोबाइल फ़ोन की बिक्री नहीं बढ़ती। जब सरकार कहती है कि जीडीपी के मोर्चे पर पार्टी का मौका है, हम दुनिया में सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है, तब दुनिया के निवेशक भारतीय कंपनियों का वैल्यूएशन कम कर देते हैं। जब हम यह कहा जाता है कि भारत में कैपेक्स वापस लौट रहा है, भारत में नए निवेश की शुरुआत हो रही है, उस समय कंपनियों के मुनाफे वापस गोता खा जाते हैं उस तिमाही में। और यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो
जीडीपी का बुनियादी चरित्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी रसायन है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं हिल गया है खपत की दृष्टि से। सरकार की तरफ से देखें तो आप ईमानदारी से सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने की, सप्लाई साइड से बहुत सारी कोशिशें की। पिछले 2 साल के दौरान, कोविड के दौरान तरह तरीके की कोशिशें की, बैंकों से कर्ज दिलाने की, बाकी चीज़ों की, बुनियादी ढांचा बनाया गया, बैंकिंग है, कर्ज है, और जितना संभव है उतने प्रोत्साहन भी हैं। सरकारें कंपनियों को हर तरीके के प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन हालांकि होता सब कुछ कंपनियों के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए, उनको हर तरीके के प्रोत्साहन है, उनको सस्ता कर्ज है, टैक्स में रियायत है। लेकिन अब शायद प्रोत्साहनों की पूरी दिशा बदलनी होगी। इस साल के बाद अगर सरकार सोच सके और समझ सके तो वो जिन लोगों को प्रोत्साहन दे रही है उनके प्रोत्साहन देने तक की सीमा अब समाप्त हो गई। वो जहाँ तक आ सकते थे आ गए। अब प्रोत्साहनों की दिशा बदलनी होगी, कोशिशें करनी होगी कि ये वो लोग जो कोविड की महामारी के दौरान एक बार भारत के मध्य वर्ग की एस्पिरेशनल क्लास से या मध्य वर्ग की तरफ पहुंचने की या खपत के सर की दुनिया से बाहर छिटक कर निकल गए, वो वापस कैसे आए। जो बाहर रह गए वो बाहर ही रह गए, उसके बाद वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं, और वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं इसलिए भारत का जीडीपी तकनीकी कारणों से, बेस इफेक्ट से, बाकी चीज़ों से बढ़ता तो दिखता है, पर जब आप वास्तविक आंकड़ों के भीतर लगाकर देखें और जाकर देखें तो आपको दिखता है कि वो खपत नहीं दिखा दे रही है। बहुत बड़ी आबादी की कमाई को सहारा चाहिए, उम्मीदों को सहारा चाहिए, उन्हें मदद चाहिए, उनको इनकम में ग्रोथ चाहिए, उनकी बचतें चाहिए, उन्हें खपत की ज़िंदगी की कमाई में जो खपत की लागत है उसमें कमी चाहिए। जितना निवेश का पूरा तामझाम और जितनी सारी चीज़ें हो रही है इस बात पर निर्भर है कि मांग तो हो और अगर मांग नहीं होगी तो दांव कौन लगाएगा। और मांग हो और उसके बाद महंगाई भी हो तब भी लोग दांव लगा देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पुराने इतिहास में महंगाई के बावजूद डिमांड रही है, ऊंची ब्याज दरों के बाद भी निवेश आया है, ऊंची टैक्स दरों के बाद भी निवेश आया है। तो 2024 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जीडीपी के लिए बिल्कुल नई शुरुआत का हम मानते हैं, नई शुरुआत करने का साल है कि मंदी और उसके असर खत्म हो गए, बीमारी का असर खत्म हो गया, कोविड का साइड इफेक्ट, कोविड का आफ्टर इफेक्ट भी खत्म हो गया। अब यहाँ से मांग और खपत का पूरा पहाड़ा नए सिरे से लिखना पड़ेगा, हर क्षेत्र में सरकार को लिखना पड़ेगा। देखिए जीडीपी के पिछले साल के आंकड़े आए और अगर आप राज्यों की विकास दर से भारत की विकास दर, जो देश की विकास दर की तुलना करें तो आपको दिखाई देगा कि वो बड़े राज्य जहां मांग कमजोर है उनकी आर्थिक विकास दर बहुत तेजी से गिरी पिछले साल के दौरान, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या वो हरियाणा हो या जो बड़े राज्य हैं जिन राज्यों में मांग कम थी उन राज्यों की विकास दर तेज़ी से गिरी है। अगर आप वो आंकलन भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि कुछ बड़े राज्यों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था जब तक हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जिन राज्यों के आंकड़े दिखाई दिए उसमें बड़े राज्यों में आर्थिक विकास दर इसलिए सुस्त पड़ी, उनकी विकास दर इसलिए तेज़ी से गिरी। भले ही देश की आर्थिक विकास दर ऊँची हो पर उन्होंने अपने भारत की राष्ट्रीय विकास दर को बीट नहीं किया, पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके यहाँ जो बड़ी आबादी है वो निम्न आय वर्ग की और मध्य आय वर्ग की है और उस मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग की आबादी ने ना तो खपत की ना खरीद की। और इसलिए आप मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर देखिए या हरियाणा की विकास दर देखिए, उनमें उससे हमें राष्ट्रीय औसत के मुकाबले गिरावट दिखती है और इसका अर्थ इसका असर उन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में भी हमें दिखाई देगा। तो जो भारत में रोजगार और खपत के बाजार से जो लोग बाहर हो चुके हैं उन्हें वापस लाना होगा, खींच कर किसी भी तरह, हर तरह से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जब तक वो वापस नहीं आएंगे, जब तक वो नए जुड़े ना जुड़े वो तो अलग बात है, जो बाहर निकल गए हैं वो जब तक वापस भारत की खपत की मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक भारत की नई न्यूनतम विकास दर में 7% की मंजिल भी मुश्किल हो जाएगी। 8 और 9% और दहाई के बाद की बात तो दूर है। और यही वजह है कि अगले साल जिस आर्थिक विकास दर का आकलन हमारे सामने रखा जा रहा है 5.5%, 6% का, जो सरकार के आर्थिक सलाहकार भी कह रहे हैं, तमाम एजेंसियां भी कह रही हैं, वो भारत की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, ज़रूरत के मुताबिक भी बहुत कम है। ये ज़रूरत के मुताबिक इसलिए कम है कि भारत की इतनी विराट आबादी और उसकी बेरोजगारी और उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड और युवाओं को देखते हुए ये तो 80 के दशक की 3-4% की आर्थिक विकास दर के आसपास है। जब हम 80 के दशक की आर्थिक विकास दर की बात करते थे ये विकास दर 6.5-7% की उसके पास है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतनी कम विकास दर बेहद जोखिम भरी है। थोड़ा सा भी ऊंच नीच अगर हो गया, 2 बैंक अमेरिका के टपक गए, एक युद्ध लंबा हो गया, एक जगह क्राइसिस हो गई, गल्फ में कोई मेजर क्राइसिस आ गई, एक बड़ा तूफान आ गया, कोई समस्या हो गई, जरा सा माहौल बदला तो ये एकदम नीचे चली जाएगी, बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। जैसे हम
सूखे की जड़ पर खड़े हैं, मानसून कमजोर दिखाई दे रहा। ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा अगर खड़ी हो गई या बैंकिंग क्षेत्र में कोई संकट आ गया तो आर्थिक विकास दर यहाँ से एकदम तेजी से नीचे जाएगी, क्योंकि 6-6.5% की विकास दर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है। इसके पास वो कुशन भी नहीं है कि अब अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा झटका लगे तो इसे झेल सके। तो अगर आप भारतीय जीडीपी को करीब से समझ रहे हैं, इसके साथ आपकी उम्मीदें जुड़ी हैं, हमारी उम्मीदें जुड़ी, लोगों की आय, लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। दुआ कीजिए कि कोई बड़ा ग्लोबल संकट अगले साल ना आए, सूखा ना पड़ जाए, मानसून कमज़ोर भी रहे लेकिन थोड़ा बहुत बारिश करके निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये 6-6.5% की आर्थिक विकास दर हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, हमें वो सुरक्षा चक्र नहीं दे पाएगी जो सुरक्षा चक्र हमें अपनी एक बड़ी आबादी को और ज़्यादा गरीबी और संकट में जाने से बचाने के लिए ज़रूरी है। तो ये था जीडीपी के आंकड़ों का असली सच। नंबर के पीछे की बात क्या थी, खपत क्या थी, कंपनियों की बैलेंस शीट क्या थी, स्टार्टअप की वैल्यूएशन क्यों घट रही थी, छटनी कहाँ हो रही थी, और उन सब के बाद ये जीडीपी कैसे आई। जीडीपी की असली पिक्चर आपको उस घर के अंदर तहखाने में उतर कर ही समझनी पड़ी। तो दरअसल सच तो ये है। आगे बढ़ते हैं, बारी आपके सवाल जवाबों की। पहला सवाल अनुराग जी का आया है। सर कह रहे हैं कमिटेड एक्सपेंसेस को कम करने के लिए एक तरफ सरकारें संविदा नौकरियां देती हैं और दूसरी तरफ कुछ राज्य ओपीएस लागू कर रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कमिटेड एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सरकार ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर इसलिए लोगों को रख रहे हैं क्योंकि पूरे देश में सरकारी नौकरियों में के बिल कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक राजनीतिक पहलू भी है कि राज्य सरकारों को अपने वोट बैंक के लिए, अपने पास वोट आकर्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही जा रही। ट्रेड ऑफ इसमें क्या किया जा रहा है कि जिन लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं उनको कम से कम अच्छी पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा, जो भी सीमित नौकरियां हैं। सरकार के पास नौकरी देने की क्षमताएं नहीं बची हैं, सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो स्थायी नौकरियों की संख्या बढ़ा सके। कोशिशें बहुत हैं, लेकिन अगर आप राज्यों के बजटों को करीब से देखें, केंद्र सरकार के बजटों को करीब से देखें, तो आपको दिखाई देगा कि सरकारें अब कोई बड़े रोजगार अभियान नहीं चला सकती। दीपक का अगला सवाल है, क्या भारत ईवी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करके आयात को कम कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें एक साथ दीपक जी ने बता दी, जो कि कई सारी जटिल चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत में शुरू हुई, पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का असर हम काफ़ी समय से शुभम देख रहे हैं, पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का असर भारत के आयात पर कोई नहीं पड़ा, ना पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर पड़ा, ना भारत में कोई आयात में कमी आई। हम विस्तार से इकोनॉमिकम में एक बात चर्चा कर चुके हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरी की वजह मध्य पूर्व में नहीं, भारत के भीतर है, क्योंकि भारत की ही तेल कंपनियां उतना उत्पादन नहीं कर पाती जितना उनको पूंजी है, जितनी उनको कैपिटल दी जा सकती है। ईवी की क्रांति शुरू हो रही है, पर ईवी की क्रांति में या तो आपको बिजली को ग्रीन करने के लिए पैसा लगाना होगा, या आपको वाहनों पर सब्सिडी भी कम करनी होगी। पर वाहनों पर सब्सिडी देने से अकेले काम नहीं चलेगा। अगर बिजली ही थर्मल है और जो ग्रीन नहीं है, बिजली से जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, तो वाहनों को सब्सिडी देकर तो एक किस्म से आप ऑटोमोबाइल कंपनियों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, जो हमने देखा फेम स्कीम में, जिसमें स्कैम निकला और बाद में वो सरकार को स्कीम बंद करनी पड़ी। तो ईवी के पीछे आने वाली बिजली ग्रीन होनी जरूरी है, बिजली का साफ होना ज़रूरी है, बिजली प्लांट्स को प्रदूषण के लिहाज से तैयार करना ज़रूरी है। इसके अलावा न्यूक्लियर फोकस है, पर बड़ा है। हमने बहुत बड़ी कोई प्रगति न्यूक्लियर क्षेत्र में पिछले 10 साल से नहीं देखी। भारत ने एक बड़ा न्यूक्लियर समझौता किया था, लेकिन उसके बाद भी भारत में नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ, कोई बड़ी नई प्रगति नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछले 1-1.5 साल के दौरान दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक नए तरह से चर्चा फिर से शुरू हुई। हमने इस पर भी इकोनॉमिकम में विस्तार से एक बार बात की थी, हम उसका लिंक उसमें शेयर कर देंगे। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की संभावनाएं क्या हैं। दुनिया के कई देश जो फुकुशिमा वाले विस्फोट के बाद, फुकुशिमा के हादसे के बाद एकदम नाभिकीय ऊर्जा से पीछे हट गए थे डर के कारण, वो भी अब कुछ नई तकनीकों के सहारे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर की कौड़ी है। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात इस बार हम करेंगे नहीं। इस बार हम इनकम की बात में आपको कुछ सुनवा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। एक कहानी, एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मेरा नाम है अमन गुप्ता। बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए 40,000 रुपए के एक मुश्त डिपॉजिट की मांग ने आशीष सिंह की नींद उड़ा दी है।
कोविड के दौरान लोन चुकाने में हुई देरी की वजह से उनका क्रेडिट स्कोर गिर गया है और इसी वजह से किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी एनबीएफसी से उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा था। पूरा किस्सा हम आपको नहीं सुनाएंगे। आपको मनी9 के ऐप पर जाना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और सुनने हैं मनी9 के खास पॉडकास्ट, जिसमें हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं आपकी जेब से, आपकी कमाई से, आपकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी एक कहानी और उससे जुड़ी एक नसीहत। तो पहुंचिए मनी9 के ऐप पर और सुनिए एक कहानी एक नसीहत। तो आज इनकम की बात में आपको सुनना है मनी9 का पॉडकास्ट, एक कहानी एक नसीहत। हर कहानी में एक ऐसी नसीहत जो बिल्कुल आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी बचत पर, आपकी खपत पर, आपके निवेश पर असर डालेगी। इन कहानियों को गौर से सुने, ध्यान से सुने। आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के में इस बार क्या खास है? किस्सों के सिक्के में आप लगातार पिछले 3 हफ्ते से भारत की एक एयरलाइंस की बैंकरप्सी की, उसके दिवालिया होने की खबरें पढ़ रहे हैं, जिसका नाम गो फर्स्ट है। वाडिया समूह की कंपनी है। इस कंपनी ने अपने रिवाइवल प्लान की कोशिश शुरू की है। हम बैंकरप्सी की दुनिया में, एयरलाइंस बैंकरप्सी की दुनिया में आपको ले चलते हैं और एक ऐसा किस्सा लाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस, एक ऐसी एयरलाइंस जिसने वायु सेवा को या एविएशन को पहचान दी, एविएशन के नए सूत्र खोले, ट्रेंड सेटर कंपनी थी। उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति भी अमेरिका में सैम वॉल्टन जैसी स्थिति में था, जिसको कि अमेरिका के कारोबारी पुरोधा माना जाता है। वो कंपनी कैसे दिवालिया हो गई, और उस कंपनी के दिवालिया होने के पीछे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कुछ बेहद बड़े घटनाक्रम और कुछ बेहद बड़े हादसे छिपे हुए हैं। एयरलाइंस जब दिवालिया होती है तो उनका खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, पर ये जब एयरलाइंस दिवालिया हुई है, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन बैंकरप्सी थी। हुआ क्या था इस एयरलाइंस के साथ, कौन सी थी एयरलाइंस, और ऐसा फिर कभी नहीं हुआ, और इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के इतिहास को कैसे प्रभावित किया, इस बार किस्सों के सिक्के में हम इसी की बात करेंगे। चलिए, गो एयर के बहाने, गो फर्स्ट के बहाने आप दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी बैंकरप्सी के बारे में पढ़िए, सुनिए, जानिए किस्सों के सिक्के में। आगे बढ़ते हैं सर, चलते चलते एक वेब सीरीज़ और। एक वेब सीरीज़ क्या डॉक्यूमेंट्री, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए, समय आपके पास हो। उसका नाम है नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। हीरो के बारे में आप सबकी दिलचस्पी होगी, जो हीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं खरीदते हैं, उनके बारे में भी आपकी दिलचस्पी होगी। पूरी दुनिया में पिछले 4 या 5 साल से हीरो को लेकर एक बेहद अजीब सी सनसनीखेज बहस चल रही। हीरो के बाजार में, असली हीरो के बाजार में सिंथेटिक हीरे आ रहे हैं, लैब ग्रोन हीरे आ रहे हैं। कौन बनाता है लैब ग्रोन हीरे, कैसे बिकते हैं, क्या बाजार में कौन सी कंपनियां इन्हें लेकर आती हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे जो बड़ी कंपनियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, अपने तरीके से हीरे के कारोबार को के भीतर जाकर समझने के लिए बेहद इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री से ध्यान से देखें। और हीरे का कारोबार कितना पेचीदा, कितना दिलचस्प है, ये यात्रा आपको ब्रसेल्स से, बेल्जियम से, न्यूयॉर्क होते हुए सूरत और बॉम्बे और सब जगह ले जाएगी। और आप देखिए कि हीरा दरअसल मूल्यवान है या नहीं है, हीरा वास्तव में बहुमूल्य है या इसे केवल इमोशनली वैल्यूएशन दिया जाता है। ये बहस इस सीरीज से या इस डॉक्यूमेंट्री से आपको समझ में आएगी, और आपको कुछ ऐसे रहस्य खुलते दिखाई देंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। हम आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहते, लेकिन बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है हीरो के कारोबार पर, नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। चलिए, तो ये वेब सीरीज़ भी देख ही लीजिए, इतनी रोचक है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। यही था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिक एंगल। फिर आएंगे आपके पास अर्थात की नई किस्त लेकर, नया इकोनॉमिकम लेकर। नमस्कार।